हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल द जोरावल क्लासेस। जैसा कि आप सबको पता है कि हम लोग अपनी साइंस की सीरीज को आगे चल रहे हैं और उसमें हम लोग मोशन के पार्ट 3 के जो क्वेश्चन आंसर यानी ये तीसरा पार्ट है मोशन का, जिसके क्वेश्चन आंसर को कर रहे हैं। और अगर आप लोग पहली बार जुड़े हो तो आप लोगों से मैं बता दूं कि इसके पूरे कॉन्सेप्ट को मैं पढ़ा चुका हूं। जैसा कि कल मैंने एक कमेंट बॉक्स में मैंने पढ़ा, तो स्वप्नांजलि करके एक लोग थे, उनका कमेंट आया था, सर आपने पहले कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ाया है। तो मैं उनको बता देना चाहता हूँ, अगर आप वीडियो देख रहे हो तो आपको मैं प्लेलिस्ट बता दे रहा हूँ, चैनल पे जाके प्लेलिस्ट देखिए। फिजिक्स मैंने पूरा कंप्लीट करा दिया है, सो दैट्स वाई मैं क्वेश्चन आंसर को कर रहा हूँ, ठीक है। एंड आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ रहे हैं, केबीएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं और इसके लिए रेडी हैं काफी अच्छे से। तो अगर आप लोग अच्छे हो तो फटाफट एक बार लाइक कर दो। एंड जो लोग नए हैं उनके लिए उनके लिए ये है कि आप लोग अपना अपना मोबाइल नंबर से, इस मोबाइल नंबर से अपना नाम और पोस्ट, मान लो आप पीआरटी की तैयारी कर रहे हो, देन पोस्ट में पीआरटी, और अगर आप टीजीटी की तैयारी कर रहे हो तो टीजीटी लिख करके इस व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज कर दो, जिससे आपको अंकित सर जो हैं वो आपको व्हाट्सएप ब्रॉडकास्ट चैनल से जोड़ देंगे। क्लियर? तो ये जो क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है ये आज का क्वेश्चन नहीं है, ये कल का क्वेश्चन है। और इस पे मैंने बहुत सारे लोगों को बोला था कि इस पे आप लोग कमेंट कीजिएगा। एक्चुअली मैं थोड़ा सा लेट हो गया दोस्तों, उसके लिए मैं आप सबसे सॉरी बोलता हूँ। मैं देख नहीं पाया कि किसका कमेंट पहले आया, क्योंकि एक ही घंटे 1 आवर लिखा था। देन 1 आवर में वो एक्चुअली एग्जैक्ट टाइम दिखाता नहीं है ना कमेंट में, तो मैं जब बाद में देखा तो उसमें काफी कंफ्यूजन हो गई कि किसका कमेंट पहले आया। सो दैट्स वाई मैं वहां पे ज्यादा क्लियर नहीं हो पाया कि किसने पहले कमेंट किया था, तो उसके लिए सॉरी, बट आई विल ट्राई टू नेक्स्ट टाइम, फ्रॉम नेक्स्ट टाइम मैं खुद देखूंगा और फटाफट मैं जब से वीडियो पड़ेगी तो मैं वहीं पे देखते ही रहूंगा। खैर, क्वेश्चन हमारा दिया गया था कि इनमें से किस पोजीशन में जो एक्सेलरेशन है वो जीरो हो जाएगा। किस पोजीशन में एक्सेलरेशन है वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो आप ध्यान से समझिएगा, एक्सेलरेशन इज डिपेंड ऑन व्हाट? एक्सेलरेशन इज डिपेंड ऑन चेंज ऑफ वेलोसिटी, द रेट ऑफ चेंज ऑफ द वेलोसिटी, इसके ऊपर एक्सेलरेशन डिपेंड करता है। इट मींस दैट टाइम, तो आपका टाइम जो है वो आपका बढ़ता ही रहेगा। देखो आज मान लो 1 सेकंड हो रहा है, कल को क्या होगा, 2 सेकंड, 3 सेकंड, ऐसे होता रहेगा। बट जो वेलोसिटी का चेंज है ये अगर है तो एक्सेलरेशन है, अगर वेलोसिटी नहीं चेंज हो रही है देन एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, जीरो। मान लो इनकी जो इनिशियल वेलोसिटी है, अब जैसे हम सबसे पहले देखते हैं ए बी की सिचुएशन में, तो ए बी में जो इनिशियल वेलोसिटी है वो जीरो रही होगी, एंड ए पे जो इनिशियल वेलोसिटी है वो जीरो, एंड बी पे कुछ इनिशियल वेलोसिटी है, मान लो इसको मैंने लिए 20, तो डिफरेंस आ रहा है। इट मींस यहाँ पे एक्सेलरेशन होगा, लेकिन हमें ढूंढना क्या है, जीरो एक्सेलरेशन कहाँ पे होगा, शून्य एक्सेलरेशन कहाँ पे होगा। अब आप देखो बी वाली सिचुएशन पे अगर 20 है वेलोसिटी, तो सी वाले पे भी क्या है, 20 है। अब इनके बीच का जो डिफरेंस है वेलोसिटी के, वो क्या हो रहा है, वो हो जा रहा है जीरो। तो इट मींस दैट जो आंसर होगा हमारा वो कौन सा होगा, बीसी। यानी बीसी ही एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें हमारा जो एक्सेलरेशन है वो क्या हो जाएगा, जीरो। एंड दूसरे कंडीशन में आपको बता दूं कि स्लोप के बेस पे हम एक्सेलरेशन भी निकाल सकते हैं। जैसे मान लो ये आपका एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस होता है, ठीक है। तो एक्स एक्सिस ये पॉजिटिव और इधर क्या होता है, निगेटिव, देन ये पॉजिटिव और ये क्या होता है, निगेटिव। तो आपको एक्स एक्सिस पे कितना एंगल का स्लोप मिल रहा है वही उतना एक्सेलरेशन होता है, उसका tan जो होता है वो एक्सेलरेशन होता है। जैसे मान लो ये थीटा है एंड ये 90 डिग्री से कम है। दूसरा क्या है कि यहाँ पे जो एक्स एक्सिस पे स्लोप है, जैसे मान लो अगर हम यहाँ पे एक्स एक्सिस बनाएंगे और वाई एक्सिस, तो इस ये देखो जो बीसी लाइन है ये एक्स एक्सिस पे लाई कर रही है। इट मींस दैट यहाँ पे जो एंगल बन रहा है वो क्या बन रहा है, जीरो बन रहा है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं इस पोजीशन में, ए बी पोजीशन में थीटा कोण बन रहा है। अब यहाँ पे अगर हम देखेंगे इस पोजीशन में, तो फिर आपको क्या मिल रहा है, यहाँ पे भी थीटा बन रहा है बट वो मोर देन 90 डिग्री बन रहा है, ठीक है। तो तीन कंडीशन आपके सामने है और यहाँ पे जो बन रहा है, और फिर लास्ट में अगर आप एडी पे देखोगे तो यहाँ पे जब बनाओगे एडी पे, तो ये भी किस पे लाई कर रहा है, जीरो पे कर रहा है। समझ में आ रही बात? तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जब हमारा जीरो होता है तो tan जो होता है वही एक्सेलरेशन होता है। देन आप डिफाइन करो कि tan जीरो, जीरो डिग्री की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, तो tan जीरो डिग्री की वैल्यू क्या होती है, जीरो होती है, ठीक है। तो इस तरह से ध्यान दीजिएगा कि एक्सेलरेशन वहां पे जीरो होगा, मैंने आपको डिफाइन कर दिया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आज के क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। तो दिया गया है हमारा पहला क्वेश्चन आपके सामने है, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन गिव्स द कॉन्सेप्ट ऑफ, किस चीज का कॉन्सेप्ट देता है न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। तो सबसे पहली चीज आपको पता होना चाहिए क्या है फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन।
देन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन जो होता है, आपसे न्यूटन ये कहता है कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है, ठीक है, वही बस, जैसा मेरा फेमस सा बस है, मुझे बस चलाने में बड़ा शौक मैं रखता हूँ बस चलाने का, क्योंकि बहुत बड़ी गाड़ी होती है, मजा आएगा, मैं सोचा हूँ कि एक बार बस चलाऊंगा, ठीक है। तो अगर ये बस है, अगर इस पे हम फोर्स ना लगाएं तो ये बस जिस पोजीशन में उसी पोजीशन में रहेगी। यानी न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन ये कहता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगी, और अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रही है तो वो ऑलरेडी हमेशा हमेशा के लिए क्या करती रहेगी, मूव करती रहेगी, जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए, जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स उस पर अप्लाई ना किया जाए। और इसी रूल को हम एक और रूल के नाम से जानते हैं, तो इनर्सिया। किसके नाम से जानते हैं? इनर्सिया के नाम से जानते हैं। तो याद रखना कि जो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है वो क्या करता है, वो किसका कॉन्सेप्ट देता है? इनर्सिया का। मतलब अगर कोई बॉडी जिस पोजीशन में है वो उसी पोजीशन में चलना शुरू करती है, और इसी को इनर्सिया यानी हिंदी में कहते हैं जड़ता। जड़ता मतलब होता है जड़ बन जाना। मतलब मान लो अगर आप चल रहे हो तो आप चलते ही रह रहे हो, अगर आप रुके हो तो आप रुके ही पड़े हो। तो इस तरह की कंडीशन को जड़ता कहते हैं। और इसी का कॉन्सेप्ट कौन देता है? फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। बहुत अच्छा सवाल है दोस्तों, बहुत ही अच्छा सवाल है, क्योंकि यहां से क्वेश्चन आने का पूरी पूरी चांसेस होते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग अपना। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपके सामने स्क्रीन पे ये रहा। अ पर्सन इज हर्ट ऑन किकिंग अ स्टोन ड्यू टू। तो जब एक पत्थर को ठोकर मारने से व्यक्ति को चोट लगने का जो कारण होता है वो क्या होता है? तो पत्थर को ठोकर मारने से जो चोट लगने का कारण होता है वो ये होता है दोस्तों, ध्यान से बिल्कुल समझिएगा, कि अब ये जड़ता नहीं है। यहाँ पे क्या कर रहा है, एक पत्थर है, मान लो खूब बड़ा सा पत्थर है, ठीक है, इसको एक बंदा है जो क्या कर रहा है, जो ठोकर मार रहा है अपने पैर से, ठीक है। तो इसको चोट क्यों लगेगा? इस बॉडी को, या कह सकते हो इस व्यक्ति को चोट क्यों लगेगा? इसको चोट इसलिए लगेगा क्योंकि इसने अगर मारा, ठीक है, तो ये पत्थर अगर मूव कर जाए ना तो इसको चोट नहीं लगेगा, बहुत कम लगेगा। इस पत्थर में मूवमेंट नहीं हो रही है। क्या नहीं हो रही है? मूवमेंट नहीं हो रहा है, और ये फिर से अपोजिट रिएक्शन दे देता है, ठीक है। इसके ऊपर क्या करता है, जो अपोजिट रिएक्शन देता है, सो दैट्स वाई ये क्या होता है, उसको चोट लगती है। समझ में आ रही बात? मतलब उस पत्थर के एक्शन रिएक्शन की वजह से उस इंसान को क्या लगता है, चोट लगता है। जैसे आप किसी को एक चपेट मारो, ऐसा करना मत, तो एक चपेट अगर लगा रहे हो आप, तो होता क्या है कि एक्शन रिएक्शन की वजह से वो चोट आपको लगती है। क्लियर हुआ? तो एक्शन रिएक्शन की वजह से जो चोट लगने का कारण होगा वो कौन सा हो जाएगा? एक्शन रिएक्शन। और ये किस कौन सा लॉ है ये न्यूटन का? तो ये थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन है, थर्ड लॉ ऑफ मोशन है, थर्ड लॉ ऑफ मोशन होता है। क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं। चलिए, हमारे सामने अगला दिया गया है, विच कन्वर्जन conservation sorry which conservation principle is applicable in the case of the motion of rocket। तो रॉकेट के केस में, जैसे मान लो रॉकेट टेक ऑफ अगर करे, ध्यान से समझना, रॉकेट के केस का मतलब क्या होता है कि रॉकेट का अगर टेक ऑफ हम देखें, ठीक है, टेक ऑफ मतलब उड़ना, ठीक है, तो रॉकेट का अगर हम उड़ना देखें तो वो किस तरह के रूल को फॉलो करता है, ध्यान समझिएगा। तो द्रव्यमान संरक्षण का रूल तो यहाँ पे गलत है, किसी भी मास को वो संरक्षित नहीं करता है। इवन किसी चीज को या कह सकते हो कि एक्शन रिएक्शन वाला आप सुने होंगे, या कह सकते हो संवेग वाला, जितनी उसमें ऊर्जा भरी जाती है वो एक तरह से कह सकते हो उसके अंदर वेलोसिटी प्रोवाइड करने के लिए भरी जाती है। तो ये किसके ऊपर काम करता है? ये होता है संवेग संरक्षण के नियम पर आधारित होता है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। याद रखना इस चीज को, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या होता है कि गति के पहले का वेग बराबर संवेग बराबर होगा गति के बाद का संवेग से, ठीक है, ध्यान रखिएगा इस चीज को। यही होता है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। तो हमारे पास नेक्स्ट मिल जाएगा, हमारा जो नेक्स्ट स्लाइड है वो है आपके सामने ये, अ बुलेट ऑफ मास m and velocity a is fired in into a large block of wood ऑफ मास कैपिटल M। ध्यान समझिएगा, एक बुलेट है, ठीक है, एक बुलेट है जो फायर की जा रही है, और इसका मास कितना है, दिस, और इसकी वेलोसिटी कितनी है, बहुत ध्यान से समझना, वेलोसिटी जो है वो a दी गई है, मींस
इसका जो मास है वो यम है और वेलोसिटी कितनी है, ए है। वेलोसिटी कितनी है, ए है, और मास कितना है, यम है। एक वुडन का ब्लॉक है और इसमें क्या करता है, वो जो मास, ये कितने मास का है, कैपिटल यम मास का है, और ये जो होती है, ये जो बुलेट है, ये इसमें क्या कर रही है, घुस जा रही है। ठीक है, ये इस लकड़ी के गुटके में क्या हो जा रही, घुस जा रही। द फाइनल वेलोसिटी ऑफ दिस सिस्टम इज, तो देखो ध्यान से कि जब ये चली है तो इसका संवेग और इसमें लगने के बाद का संवेग हमें देखना है। ठीक है, तो जब चली है तो इसका संवेग कितना हो जाएगा, तो आपको पता है संवेग इज इक्वल्स टू व्हाट, मास इनटू वेलोसिटी। ठीक है, तो वेलोसिटी v1 ले लेते हैं, एंड लगने के बाद टोटल मास कितना होगा, तो यम तो इस लकड़ी के गुटके का है और स्मॉल यम जो है वो किसका है, बुलेट का है। तो दोनों का जो मास हम ऐड करेंगे तो वो कितना हो जाएगा, स्मॉल यम प्लस कैपिटल यम। ठीक है, और ये वेलोसिटी हमें पता नहीं है, इसको v2 ले लेते हैं। देन v1 की वैल्यू व्हाट, a। v1 की वैल्यू कितनी दी गई, क्योंकि वेलोसिटी क्या लिखा गया है, a लिखा गया है, तो v1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, a। देन यम मल्टीप्लाई बाई a इज इक्वल्स टू स्मॉल यम प्लस कैपिटल यम एंड इनटू v2। क्लियर हुआ। अब इसके v2 जो है यहाँ पे रहने देते हैं, क्योंकि इसी की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। देन हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, डिवाइड कर लेते हैं। तो यम इनटू a डिवाइडेड बाई स्मॉल यम प्लस कैपिटल यम। तो फाइनली इसको हम लिख सकते हैं क्या, यम अपान स्मॉल यम प्लस कैपिटल यम इनटू a इज इक्वल्स टू v2। ठीक है, तो आई होप कौन सा आंसर हो जाएगा, स्मॉल एम प्लस कैपिटल, सॉरी ये वाला नहीं, ये वाला आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, सेकंड नंबर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अकॉर्डिंग टू द न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, अ मूविंग ऑब्जेक्ट दैट इज नॉट एक्टेड ऑन बाय एन अनबैलेंस्ड फोर्स विल। तो लिखा गया है, न्यूटन के गति के पहले नियम के अनुसार एक चलती वस्तु जिस पर असंतुलित बल द्वारा कार्य नहीं किया जाता है, गति में बने रहते हैं, अचानक से रुक जाते हैं, अपना संवेग बदल देते हैं और क्या हो जाते हैं, त्वरित हो जाते हैं। देखो यहाँ पे क्या लिखा गया है कि जब किसी अनबैलेंस्ड फोर्स के द्वारा कार्य ना किया जाए, तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सिंपल सी बात आपने पढ़ा था कि कोई भी ऑब्जेक्ट है, अगर वो रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहेगी, और अगर वो मूव कर रही है तो वो मूव करती रहेगी। कब तक, जब तक कि उस पर एक्सटर्नल फोर्स ना अप्लाई किया जाए। ठीक है, मींस असंतुलित बल जो होता है, अनबैलेंस्ड फोर्स जो होता है, उसको हम अप्लाई ना करें, तब तक वो अपनी पोजीशन में बनी रहती है। तो यहाँ पे क्या लिखा गया, एक वस्तु जिस पर, एक चलती वस्तु, यानी वो क्या किस में बनी रहेगी, गति में बनी रहती है। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा, वो किस में बनी रहती है, गति में बनी रहेगी। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, विच लॉ एक्सप्लेन when a magician pulls a tablecloth out from under dishes and glasses on a table without during them। ध्यान से समझिएगा, मान लो एक चद्दर है, ठीक है, एक चद्दर है और इसके ऊपर कुछ ग्लासेस हैं, कुछ चीजें हैं जो रखी गई हैं। ठीक है, अब इस चद्दर के ऊपर जो चीजें रखी गई हैं और एक मैजिशियन जो है वो इसको क्या कर रहा है, ध्यान से समझिएगा, एक मैजिशियन जो हो रहा है वो इसको खींच रहा है, पुल कर ले रहा है, लेकिन कह रहा है कि ये ग्लासेस जो हैं वो अपने पोजीशन को नहीं छोड़ रही हैं, जो डिशेस रखी गई हैं ये पोजीशन को नहीं छोड़ रही हैं, चद्दर हट जाता है लेकिन ये डिशेस जो हैं वो पोजीशन नहीं छोड़ रही हैं। तो इसमें कौन सा लॉ लगता है, कौन सा लॉ अप्लाई करता है, विच लॉ एक्सप्लेन व्हेन अ मैजिशियन पुल्स अ टेबल क्लॉथ आउट फ्रॉम अंडर डिशेस एंड ग्लासेस ऑन द टेबल विदाउट डिस्टर्बिंग देम, बिना उनको डिस्टर्ब किए जब वो खींच लेता है, तो कौन सा लॉ फोकस करता है। तो ये क्यों होता है, ये बिकॉज ऑफ ग्लासेस एंड डिशेस की इनर्सिया के कारण, इनके द्रव्यमान के कारण। ध्यान से सुनिएगा, इनर्सिया की जो यूनिट होती है, या कह सकते हो इनर्सिया ऑलवेज डिपेंड ऑन मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, इनर्सिया ऑलवेज डिपेंड ऑन द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो इनर्सिया जो होती है उसके मास के ऊपर डिपेंड करता है सारी चीजें, एंड सो दैट्स वाई ये जब पुल करता है इस टेबल क्लॉथ को, तो सारी डिशेस जो हैं और सारे जो हमारे गॉगल्स हैं या कह सकते हो ग्लासेस हैं, ये सारी की सारी उसी पोजीशन में बनी रहती हैं। क्लियर हुआ। तो इनर्सिया किस रूल से रिलेट करता है, अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा, देन ये रिलेट करता है फर्स्ट लॉ ऑफ द मोशन, फर्स्ट लॉ ऑफ द मोशन। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट लॉ। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, व्हेन एयर रसेस आउट ऑफ अ बैलून, व्हेन क्या होता है, एयर जो है वो क्या करे, रसेस आउट ऑफ द बैलून एंड इट मूव्स अपवर्ड,
सिंपल सी बात है, मान लो एक गुब्बारा है, ठीक है, और हमने इसमें क्या भर दी है, हवा भर दी है। तो जब हमने हवा भर दी है, तो इस गुब्बारे में जब हमने हवा भर दी, तो हवा का जो अब इसका हवा निकलती है, कहा गया है कि जब ये हवा को छोड़ता है, तो ये कहाँ जाता है, ऊपर की तरफ जाता है। तो ये लिखा गया है, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच लॉ ऑफ द मोशन, ये किस नियम का कह सकते हो कि किस कौन सा नियम है या किस नियम को ये फॉलो करता है। तो सिंपल सी बात है कि ये फर्स्ट लॉ ऑफ द मोशन ये होता है कि उस पर जब तक एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए। सेकंड लॉ ऑफ द मोशन क्या कहता है, सेकंड लॉ ऑफ द मोशन ये कहता है कि जब कोई बॉडी है यम मास की, उसको एक्सेलरेट करा जाए तो उस पर फोर्स अप्लाई होता है, या कह सकते हो एफ इज ऑलवेज प्रोपोर्शनल टू ए, उसके एक्सेलरेशन के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। चलिए देखिए, थर्ड लॉ ऑफ द मोशन क्या कहता है, एक्शन रिएक्शन। तो जब ये नीचे की तरफ चीजों को छोड़ रहा होता है, और यहीं से हम बढ़ते हैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ठीक है। तो थर्ड लॉ ऑफ द मोशन हमारा क्या कहता है, ये नीचे की ओर छोड़ रहा है, तो ये गुब्बारा कहाँ जा रहा है, ऊपर की ओर जा रहा है। यानी अपोजिट डायरेक्शन में दो फोर्स अप्लाई होते हैं, कभी भी इनका डायरेक्शन सेम नहीं हो सकता है। हवा कहाँ लगा रही है बल को, नीचे की तरफ, तो ये गुब्बारा कहाँ जा रहा है, ऊपर की तरफ। सो दैट्स वाई हमारा आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड लॉ ऑफ द मोशन। और यहीं से हम पढ़ते हैं कंजर्वेशन ऑफ द मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ द मोमेंटम इसी को हम कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम अपना। तो अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है, which of these best describe why your weight on earth would change on another planet, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा गया है कि जो नीचे चीजें दी गई हैं, इनका जो वर्णन करता है कि आपका वजन पृथ्वी पर तथा दूसरे ग्रहों पे क्यों बदलेगा। अगर आप पृथ्वी पे मान लो 10 किलो के हो, तो आप दूसरे ग्रह पे जाते हो तो वो क्यों बदलता है, ध्यान समझिएगा। ऑप्शन क्या दिया गया है, वजन नहीं बदलता चाहे जहां आप हो, तो ये गलत है। अलग 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 ग्रहों में अलग अलग गुरुत्वाकर्षण खींचे जाते हैं। सामान्य तौर पर यह जितना छोटा होता है उतना बड़ा वजन होता है, ऐसा कुछ नहीं है। विभिन्न ग्रहों पर निर्जलीकरण प्रभाव वजन के परिवर्तन करता है, ये है हमारा सबसे इंपॉर्टेंट चीज। क्या है कि जो गुरुत्वाकर्षण होता है, यानी जी की वैल्यू जो होती है, उसकी वजह से हमारा जो वजन होता है वो बढ़ता है। जैसे आप पढ़े होगे ना, वेट जो होता है वो यम इंटू जी होता है, यानी हमारा जो मास होता है वो डिपेंड ऑन जी। सो दैट्स वाई हमारे पृथ्वी पर जो मास होता है, सॉरी वेट जो होगा वो अलग होगा। यहाँ पे देखो वर्ड यूज किया गया है वेट, नॉट मास, ठीक है। तो मास जो होगा वो हर जगह सेम होता है, बट वेट जो होता है वो अलग अलग जगहों पे अलग अलग आपका होगा। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं, अगला दिया गया, एक्सेलरेशन इज कॉज्ड बाय फोर्स एक्टिंग ऑन अ मास। त्वरण एक द्रव्यमान पर कार्य करने वाले बल के कारण होता है। तो सिंपल सी बात है, मैंने आपको बताया एक्सेलरेशन जो होता है वो प्रोपोर्शनल टू ए होता है। अभी सेकंड लॉ ऑफ द मोशन हमने अभी थोड़ी देर पहले मैंने डिस्क्राइब किया इसी चीज को ओरली, तो यहीं पे भी चीज लिखी गई है, एक्सेलरेशन इज कॉज्ड बाई अ फोर्स एक्टिंग ऑन अ मास। जब किसी भी द्रव्यमान की चीजों पर कोई फोर्स अप्लाई करता है, तो उसका कारण ये है कि उसके अंदर क्या पैदा हो जाएगा, एक्सेलरेशन, ठीक है। और ये कौन सा लॉ ऑफ होता है, तो ये होता है सेकंड लॉ ऑफ द मोशन, जो कि न्यूटन का सेकंड लॉ कहा जाता है, ठीक है। अगला देखते हैं। अगर आपको क्लासेस पसंद आ रही है तो प्लीज जरूर से जरूर एक बार लाइक कीजिए। चलिए देखिए, व्हाट इज इनर्सिया, व्हाट ए क्वेश्चन, व्हाट इज इनर्सिया। इनर्सिया क्या होता है, बहुत सिंपल से शब्दों में समझो। इनर्सिया इज नथिंग बट डिपेंड ऑन मास, ऑब्जेक्ट्स मास, ठीक है। तो मास के कारण जो चीजें होती हैं वो इनर्सिया को डिपेंड करती हैं। जैसे दिया गया है द अपोजिंग फोर्स ऑफ ग्रेविटी, तो गुरुत्वाकर्षण के विरोध का बल, ये गलत है। फिर लिखा गया असंतुलित शक्तियों का दूसरा नाम, ये भी गलत है। किसी वस्तु का जो द्रव्यमान होता है यही क्या कहलाता है, इनर्सिया कहलाता है। तो आई होप दोस्तों ये सेशन आपको समझ में आया होगा, और अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज जरूर से जरूर इसको लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और बहुत जितने भी आपके करीबी में लोग हैं जो जुड़ना चाहते हैं हमारे साथ, उनको ये व्हाट्सएप नंबर दीजिए, इस पे वो अपना नाम और पोस्ट पीआरटी लिख करके सेंड कर सकते हैं, जिससे टाइम टू टाइम उनको नोटिफिकेशन मिलती रहेगी उनके व्हाट्सएप पे ही। और साथ ही वो अपनी तैयारी को और भी बेहतर कर सकते हैं, क्योंकि अब हमारे साथ में हम और सर अकेले नहीं है, हमारे साथ में 2-3 सर और जुड़ चुके हैं, मैम जुड़ चुकी हैं, काफी अच्छे से पढ़ा रही हैं। आप लोग सारी क्लासेस को अच्छे से पढ़िए, एंड तब तक ले थैंक यू सो मच।